नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं तुलसी आज एक अनीता चौधरी की कहानी लेकर आपके पास आई हूँ। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। एक लेडी जो 50 साल की है, राजस्थान जोधपुर में वो अपने परिवार के साथ रहती है और आत्मनिर्भर है। वो अपने एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। इस उम्र में भी वो कुछ अपने सहपाठियों के साथ, जो उसके साथ काम करती हैं, कुछ लेडीज़ और भी हैं, उनके साथ मिलकर पार्लर चलाती हैं। रोज़ की तरह ये सुबह अपने घर से निकलती हैं और फिर इनको या इनके परिवार वालों को नहीं मालूम रहता है कि ये आज जो अपने काम पे जा रही हैं, ये अब कभी वापस लौट के नहीं आएंगी। इसके बाद दोपहर तक ये अपने ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं। फिर इनको कुछ कॉल्स आते हैं और ये वहाँ से निकलती हैं। अपनी जो साथी थी उनको बताती हैं कि मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। जब 2-3 घंटे के बाद ये वापस लौट के नहीं आती हैं, तब उनकी सहेली इनको फ़ोन करती हैं। फ़ोन स्विच ऑफ आने पर इनके घर में इन्फॉर्म किया जाता है और उनकी तलाश जारी होती है, एफआईआर दर्ज होती है, तफ्तीश जारी होती है और इसके बाद अनीता कुछ 2-4 दिन के बाद मिलती हैं, लेकिन उनका उस समय तक कत्ल हो जाता है और वो एक डेड बॉडी के रूप में मिलती हैं। तो ये राजस्थान की जोधपुर की जो अनीता चौधरी का ये जो केस है, बहुत बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है और पूरे भारत के लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि इनको किसने मारा है, किस लिए मारा है, ये सब पुलिस ने थ्योरी बता दी है। तो आइए हम शुरू से इस थ्योरी के बारे में पूरा जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और इन अनीता चौधरी की अचानक से इनके ही कथित तौर पर जो भाई हैं, उन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने मारा है। तो ये अनीता चौधरी जोधपुर में रहती हैं अपने परिवार के साथ और ये यहाँ एक अग्रवाल टावर है। अग्रवाल टावर के पास इनका एक सनशाइन करके ब्यूटी पार्लर है। उस ब्यूटी पार्लर में ये काफ़ी समय से काम कर रही हैं। ये इनका ही है, इनके साथ और भी इनकी सहेलियां काम करती हैं। रोज़ ये सुबह 10 बजे अपने ब्यूटी पार्लर जाती हैं, शाम को वापस आती हैं और इसी पार्लर के पास एक व्यक्ति की गुलामुद्दीन फारूक व्यक्ति की एक ड्राई क्लीन की दुकान है। तो ये जो सनशाइन ब्यूटी पार्लर है और ड्राई क्लीन की ये दो दुकान है, ये दोनों इस जो ये टावर है, अग्रवाल टावर, इनके आमने सामने, इसके अंदर ही इन दोनों की शॉप है और आमने सामने है। और उनकी भी काफ़ी समय से थी, इनकी भी काफ़ी समय से थी, इसीलिए इन दोनों में आपस में जान पहचान थी और ये उनको बहन मानते हैं मुंह बोली यानी भावनाओं से, और ये उनको भाई मानती हैं। अब होता ये है कि 26 अक्टूबर 2024 को अनीता अपने घर से निकलती हैं पार्लर जाने के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं कि कौन सा दिन किसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन, आखिरी रात हो सकती है। अनीता भी रोज़ की तरह घर से जाती हैं, सुबह 10 बजे अपने सनशाइन ब्यूटी पार्लर में पहुंचती हैं, वहां काम करती हैं, कस्टमर को हैंडल करती हैं। इसके बाद दोपहर में वो कहीं चली जाती हैं अपनी सहेली को बता के कि मैं काम से जा रही हूँ। जब 2-3 घंटे के बाद अनीता लौट के नहीं आती हैं, तब उनकी सहेली जो होती है उनको फ़ोन करती है, लेकिन अनीता का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। इसके बाद अनीता इनके जो हस्बैंड होते हैं उनको फ़ोन करती हैं, मनमोहन चौधरी। कहती हैं कि अनीता का फ़ोन नहीं लग रहा है, वो दोपहर 1 बजे यहाँ से चली गई थी, 3-4 बज चुके हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। इसके बाद मनमोहन चौधरी आते हैं, उनका फ़ोन मिलाते हैं, नहीं लगता है, ढूंढते हैं, जो भी उनके जानकार होते हैं, मिलने जुलने वाले हैं, वहाँ कॉल लगाते हैं, रिश्तेदार पहचान वाले सबको फ़ोन लगाते हैं। ऐसे करते रात हो जाती है। रात के बाद 27 अक्टूबर आ जाता है। 27 अक्टूबर वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहाँ के
असिस्टेंट डीएसपी होते हैं निशांत भारद्वाज। वो उनके पास अपनी पत्नी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाते हैं और इसके बाद फिर पुलिस तफ्तीश शुरू हो जाती है। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, आसपास सीसीटीवी फुटेज, रिश्तेदार, पहली बार घर परिवार, उनका बेटा जो 26 वर्ष का है, ये खुद जो 50 वर्ष की हैं अनीता चौधरी, इस सब लोग मिलते हैं। सबसे पूछताछ होती है, अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज। ये खबर जो है अनीता चौधरी की गुमशुदगी की, ये सोशल मीडिया में पूरी देश में फैल जाती है और हर कोई इन अनीता चौधरी के बारे में जानने को उत्सुक हो जाता है और इनके लिए कई न्याय दिलाने के लिए मांग उठने लगती है। फिर 30 अक्टूबर इसके बाद इनकी सहेली से पूछताछ होती है और भी मिलने जुलने वाले सबके साथ पूछताछ होने के बाद सीसीटीवी फुटेज में अनीता 1 बजे एक ऑटो में बैठती हुई दिखाई देती हैं, हाथ में कुछ बैग लिए हुए। तब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस ऑटो वाले को पकड़ती है और पूछती है कि तुमने इस औरत को कहाँ उतारा था। तब ऑटो वाला बताता है कि हमने जो गंगाना क्षेत्र है वहाँ इनको उतारा था। अब गंगाना क्षेत्र के पास जाती है पुलिस, उनके परिवार वालों से पूछताछ करती है तो चौंकाने वाला एक रिलेशन सामने आता है, एक रिश्ता। वो बताते हैं गंगाना में एक गुलामुद्दीन फारूक नाम का शख्स रहता है, उनका घर है और वो सनशाइन ब्यूटी पार्लर के सामने उनकी शॉप है, ड्राई क्लीन की दुकान है। अनीता चौधरी और गुलामुद्दीन फारूक एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं और एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। अनीता चौधरी के पति बताते हैं कि मेरी पत्नी उनको भाई मानती है और राखी बांधती है। इसके बाद पुलिस जानकारी लेके गंगाना क्षेत्र में जाते हैं, उनके घर में दबिश करते हैं तो उनकी पत्नी मिलती है। ये जो गुलामुद्दीन होते हैं ये घर में नहीं, यानी फरार हो चुके होते हैं। जब वो नहीं मिलते हैं, उनका फ़ोन लगाया जाता है, स्विच ऑफ आता है, तब जाके मालूम पुलिस उनके शक के दायरे में आते हैं वो। फिर उनकी पत्नी अबीदा परवीन मिलती है, उनसे पूछताछ होती है। पहले तो वो कहानियाँ गढ़ती है, कहती है मुझे गुलामुद्दीन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, 2-3 दिन से वो घर पे नहीं है, कहाँ गए हैं कोई बता के नहीं गए, कोई फ़ोन कॉल उनका कुछ भी नहीं पता। उनके फ़ोन डिटेल्स जो होते हैं फ़ोन कॉल सर्विलांस पे डाले जाते हैं और भी अनीता से आखिरी बार किन किन की बातचीत हुई ये सब कुछ निकाले जाते हैं, उनसे पूछताछ होती जाती है। और फिर 30 अक्टूबर 2024 की शाम को पुलिस अपने साथ जेसीबी, फॉरेंसिक टीम और कुछ रेस्क्यू टीम वगैरह लेके जाती हैं, कुछ कर्मचारी। और फिर वहाँ इनकी जो गुलामुद्दीन की जो पत्नी होती हैं अबीदा परवीन, उनसे उनके बयान के मुताबिक जो घर के बाहर एक गड्ढा खोदा था जेसीबी से, उसकी खुदाई करवाते हैं। वो गड्ढा बाद में पूर दिया जाता है, पुराव हो जाता है, वापस उसकी खुदाई करवाते हैं तो उसमें से अनीता चौधरी निकल के बाहर आती हैं, लेकिन एक लाश के रूप में। और लाश भी कोई साबुत नहीं थी, टुकड़ों में कटी हुई पॉलीथिन में पैक करके बहुत सारा इत्र परफ्यूम उसमें छिड़क करके उसमें डाला। जब ये बाहर आती है फॉरेंसिक टीम जांच करती है और फिर इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनके परिवार वालों, उनके कपड़े और उनकी कुछ डेड बॉडी से डीएनए से ये मालूम हो जाता है कि ये अनीता चौधरी ही है, ये पुख्ता हो जाता है। अब इसके बाद जो पुलिस हिरासत में और जो शक के दायरे में आती हैं वो अबीदा परवीन जो कि गुलामुद्दीन की पत्नी है, उनसे पूछताछ शुरू होती है। वो बताती हैं कि जे जो अनीता चौधरी हैं मेरे पति गुलामुद्दीन की मौँ बोली बहन है और हमें बहुत सारा कर्जा हो गया था और हमारे ऊपर कर्जा था, पैसे की कहीं से कोई जुगाड़ नहीं थी, इसीलिए पैसों के लिए, इनके गहने लेने के लिए मेरे पति ने प्लान बनाया
पहले से ही एक गड्ढा खोद के रखा और उसमें फिर गड्ढा खोद के रखा, अनीता को खाने पे बुलाया, उसके बाद उनके शरबत में जहर दिया, बेहोशी की दवाई दी, उसके बाद फिर उनको मारकर पॉलीथिन में पैक कर कर बहुत सारा इत्र करके रात के अंधेरे में इनकी डेड बॉडी को गड्ढे में गाड़ के दबा दिया। ये सारी थ्योरी जो है यहाँ के सुशांत भारद्वाज, इन्होंने थ्योरी मीडिया के सामने बताई कि ऐसे ऐसे अबीदा का बयान है और अभी भी उनसे पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज में जो देखा, अनीता आई, फिर ऑटो में बैठी, ऑटो ड्राइवर के बयान के मुताबिक उसने अनीता चौधरी को गंगाना क्षेत्र में छोड़ा जहां गुलामुद्दीन का घर है। फिर उनसे पूछताछ हुई तो उनकी पत्नी अबीदा परवीन ने ये बयान दिया कि उनके पति ने ही अनीता चौधरी का कत्ल किया है। इसके बाद और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उनके फ़ोन को सर्विलांस पे डाला गया और फिर बाद में एक सीसीटीवी में वो भी कैप्चर हुए जो स्टेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी वो कत्ल करके 2 दिन बाद यहाँ से फरार हो गए और अपने फ़ोन लोकेशन को बार बार चेंज करते रहते हैं, पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि पुलिस को इनको पकड़ने में 10 से 12 दिन लग गए और आज की डेट में इनका लोकेशन जो कैप्चर हुआ और महाराष्ट्र पुलिस और जोधपुर राजस्थान पुलिस ने मिलकर गुलामुद्दीन को महाराष्ट्र के एक घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद असली कहानी क्या है वो इनके बयानों से सामने आएगी। क्यों मारा गया, क्यों नहीं, क्या वजह थी मारने की, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अनीता सादा सिंपल दिख रही हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा गहनी नहीं है। बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं और हम सभी जानना चाहते हैं कि ये पूरे मर्डर केस का राज क्या है। तो गुलामुद्दीन के गिरफ्तार होते ही उनके वो बताएंगे सच्चाई क्या है इस केस के और क्या क्या वजह है, कौन कौन इसमें शामिल है। ये सारे केस की परतें खुलेंगी, तो बने रहिए इसके आगे की और कहानी जानने के लिए। एक कहानी बताने का या केस सुनाने का किसी को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक शिक्षा देना है कि आप भले ही अपने आसपास किसी के साथ मेलजोल बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। खासकर खाने पीने वाली चीज़ों पे थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अपना एक नियम बनाएं कि आप अपने साथ ही अपना बाहर से भले आप पानी लेकर पी लें, पर ऐसे अनजान लोग, वैसे तो वो अनजान नहीं थे, जान पहचान वाले थे, 20-22 साल से उनकी जान पहचान थी और ऐसे कर सकते हैं। खैर, इस मामले में जो कुछ भी है वो सब कुछ निकल के सामने आएगा, तो ये मिस्ट्री अब जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी और आप सबको पता चल जाएगी। अच्छा, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।